स्टूडेंट, सो माय नेम इज़ रितिका एंड आज हम पढ़ेंगे फिज़िक्स का चैप्टर ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। हम इसकी डिटेल स्टडी करेंगे, सारे टॉपिक्स वन बाय वन कवर करेंगे। ओके, सो ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, इस चैप्टर में हम सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं कि हम कैसे देखते हैं आइज़ की वजह से। हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था लाइट के बारे में, तो लाइट एंड आई दोनों की वजह से हमें चीज़ें दिखती हैं। तो इस चैप्टर में हम डिटेल पूरा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे आइज़ का, उसके पार्ट्स का, उसके फंक्शंस एंड ऑल। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे ह्यूमन आई के बारे में एंड बाकी अदर कॉन्सेप्ट्स हम इसमें पढ़ेंगे। हम देखते हैं किस फिनोमिनास की वजह से, वो सब हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। तो हमें कोई भी चीज़ दो चीज़ों की वजह से दिखती है, लाइट एंड आई। हमारे पास आंखें भी होनी चाहिए और लाइट भी होनी चाहिए। अगर लाइट नहीं होगी और आंखें हैं तब भी नहीं दिखेगा, और आंखें हैं लाइट नहीं है तब भी नहीं दिखेगा। ओके, सो सबसे पहले हम ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ओके, सो दिस इज़ द डायग्राम ऑफ ह्यूमन आई। ह्यूमन आई में ये काफ़ी सारे पार्ट्स हैं। दिस इज़ क्रिस्टलाइन लेंस, दिस इज़ एक्वस ह्यूमर, दिस इज़ प्यूपिल, दिस इज़ आइरिस, दिस इज़ कॉर्निया, दिस इज़ सिलरी मसल्स, रेटिना, ऑप्टिक नर्व एंड दिस इज़ विट्रस ह्यूमर। तो इसके हम अलग अलग ये पार्ट्स हैं, इन सब के हम फंक्शंस देख लेते हैं एक बारी। तो ये है कॉर्निया। कॉर्निया क्या होता है? सबसे आउटर पार्ट होता है, ये वाइट बल्जिंग ट्रांसपेरेंट आउटर पार्ट होता है। ये मेनली क्या करता है, जो भी लाइट आंखों पे पड़ती है उसको ये रिफ्रैक्ट कर देता है। मोस्ट ऑफ द लाइट जो हमारी आइज़ पे आती है उसको रिफ्रैक्ट कर देता है। इसका मेन फंक्शन यही होता है। सबसे ज़्यादा आउटर जो ये दिख रहा है, ये आउटर पार्ट होता है। ओके, सो नेक्स्ट इज आइरिस। आइरिस क्या होता है? आइरिस क्या करता है? एक डार्क मस्कुलर डायफ्राम होता है जो कंट्रोल करता है कि कितनी अमाउंट ऑफ लाइट हमारी आंखों में जाएगी। ठीक है, आइरिस बेसिकली क्या करता है? डार्क मस्कुलर डायफ्राम दैट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट गोज इनसाइड द आई। ऑल्सो यहाँ पे आइरिस डिसाइड्स आर आई कलर। किसी की आंखें ब्लू होती हैं, किसी की आंखें ग्रीन होती है, वो भी किस वजह से होती है? आइरिस की वजह से। आइरिस डिसाइड्स दी आई कलर। ओके, नेक्स्ट इज प्यूपिल। प्यूपिल इज अ सर्कुलर अपर्चर इन द आइरिस, इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट टू बी एंटर्ड इन द आई। ओके, सो प्यूपिल यहाँ पे दिख रहा है, प्यूपिल है। ये बेसिकली क्या करता है कि अमाउंट ऑफ लाइट जो होती है हमारी आंखों में थ्रू प्यूपिल ही जाती है। बट आइरिस इज दैट गेट जो खुल जाता है, एक्सपैंड हो जाता है और कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है व्हेन अमाउंट ऑफ लाइट ज़्यादा हो जाती है या कम हो जाती है। ओके, सो नेक्स्ट इज लेंस। लेंस क्या है हमारी आंखों में? कॉन्वेक्स लेंस होता है। बेसिकली लाइट चैप्टर में हमने पढ़ा था, दो लेंसेज होते हैं, दो तरीके के, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। सो ह्यूमन आई में कॉन्वेक्स लेंस होता है। एंड लेंस क्या करता है? प्रोवाइड्स एडजस्टमेंट ऑफ फोकल लेंथ रिक्वायर्ड टू फोकस ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, लेंस क्या करता है? बेसिकली फोकल लेंथ का एडजस्टमेंट करता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को फोकस करने के लिए हेल्प करता है। जैसे मैं कुछ देख रही हूँ तो मुझे उसको फोकस करने के लिए मुझे उसको फोकस करना पड़ेगा। मैं ब्लर ना हो, उसको फोकस करना पड़ेगा, तो मैं इससे करूँगी विद द हेल्प ऑफ लेंस करूँगी। नेक्स्ट इज सिलरी मसल्स। सिलरी मसल्स जो होती हैं वो क्या करती है? कंट्रोल्स द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस। व्हेन दीज मसल्स कॉन्ट्रैक्ट फोकल लेंथ इंक्रीजेज एंड व्हेन दे एक्सपैंड फोकल लेंथ डिक्रीजेज। तो क्या होता है? बेसिकली ये जो मसल्स होती है, सिलरी मसल्स, ये क्या करती है? ये कंट्रोल करती है फोकल लेंथ जो होती है आई लेंस की, उसको कंट्रोल करती है। कैसे? जैसे ही ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, जैसे ही फोकल लेंथ इंक्रीज होती है, एंड ये एक्सपैंड खुल जाती है जैसे ही फोकल लेंथ डिक्रीज होती है। नेक्स्ट इज रेटिना। यू कैन सी दिस इज रेटिना। रेटिना क्या करता है? ये थिन मेम्ब्रेन होती है जिसके ऊपर इमेज बनती है। ठीक है, दिस इज रेटिना इज दैट स्क्रीन जिसके ऊपर इमेज फॉर्म होती है। सो रेटिना इज अ थिन मेम्ब्रेन ऑन विच द इमेज इज फॉर्म्ड। नेक्स्ट इज ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व क्या होती है? बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये ऑप्टिक नर्व क्या होती है? ऑप्टिक नर्व इज द नर्व जिससे जो बेसिकली ट्रांसमिट, जो भी जैसे मैंने देखा, ठीक है, वो ऑप्टिक नर्व पे सिग्नल जाएगा और डायरेक्टली ब्रेन में चला जाएगा।
ब्रेन में जाएगा, ब्रेन इंटरप्रेट करेगा कि हाँ मैंने एक ट्री देखा तो मैंने ट्री देख लिया, उसकी इमेज मेरी रेटिना पे फॉर्म हो गई, फिर रेटिना से ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन में जाएगी और ब्रेन उसको इंटरप्रेट करेगा कि हाँ ये ट्री है। तो ये काम किसका होता है? ऑप्टिक नर्व का। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज पावर ऑफ अकोमोडेशन। सो पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होती है कि जो हमारे आईज में जो आई लेंस होती है वो अपना फोकल लेंथ कैसे एडजस्ट करती है ताकि मैं कोई भी चीज़ को क्लियरली देख सके, ठीक है। द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट हिज फोकल लेंथ इज कॉल्ड द पावर ऑफ अकोमोडेशन। पावर ऑफ अकोमोडेशन, कोई भी जैसे कोई चीज़ है, अगर मैंने कोई मैं बुक पढ़ रही थी और मैंने बहुत पास रखी तो मुझे ब्लर दिखेगी, तो कैसे मेरा आई लेंस उसको कैसे एडजस्ट होता है, उसको फोकल लेंथ को कैसे एडजस्ट करता है, तो कि वो मुझे जो मैं बुक बहुत पास रखी मैंने और मैं उसको एकदम से क्लियरली मुझे दिखने लग गई, तो वो होती है मेरी पावर ऑफ अकोमोडेशन। तो होता क्या है बेसिकली, अगर मुझे अपनी आई लेंस का कर्वेचर को चेंज करना है तो अगर मैं आई लेंस के कर्वेचर को जैसे ही चेंज करूँगी तो उसकी फोकल लेंथ चेंज हो जाएगी। कैसे चेंज होगी? उसकी जो सिलेरी मसल्स जो हमने यहाँ पे पढ़ा था, जो स्टार्टिंग ऑफ द टॉपिक में हमने सिलेरी मसल्स का फंक्शन पढ़ा था, वो क्या कह रहे थे कि कैसे वो फोकल लेंथ को इंक्रीज और डिक्रीज करता है। तो वो कैसे करता है? जब व्हेन सिलेरी मसल्स आर रिलैक्स्ड, जब सिलेरी मसल्स जो होती है वो रिलैक्स फॉर्म में होती है तो लेंस जो होता है वो थिन हो जाता है, थिन मतलब छोटा हो जाता है, एंड जो उसकी फोकल लेंथ जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से मुझे जो दूर की चीज़ें होती हैं, दूर की चीज़ें जो होती है मुझे वो क्लियरली दिखती है, ठीक है। तो बेसिकली फोकल लेंथ ज़्यादा होना और कम होना ये किसकी प्रॉपर्टी है? कम्प्लीटली सिलेरी मसल्स की प्रॉपर्टी है, ओके। सिमिलरली जब मैं कोई भी चीज़ पास की देख रही होती हूँ, व्हेन यू आर लुकिंग एट दी ऑब्जेक्ट्स क्लोजर, सिलेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, इसके क्या हो जाए, जो कर्वेचर होता है आई लेंस का इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाती है, उसकी वजह से मुझे नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली दिखते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये जो फंक्शन होता है ये किसका होता है? सिलेरी मसल्स का फंक्शन होता है। तो जैसे ही मसल्स रिलैक्स हुई, लेंस थिन हो गए, फोकल लेंथ इंक्रीज हो गई, जिसकी वजह से मुझे डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली दिख रहे हैं। और जब मैं क्लोजर ऑब्जेक्ट्स को देखती हूँ तो सिलेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जिसकी वजह से कर्वेचर जो है आई लेंस का वो इंक्रीज हो जाता है, फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाती है और मुझे पास की चीज़ें क्लियरली दिखती है, ओके। सो इसी वजह से अब हमारी आइज़ की भी कुछ टेंडेंसी होती है, वो कम्प्लीटली अपना फोकल लेंथ चेंज नहीं कर सकते, तो कुछ कहीं ना कहीं उनकी टेंडेंसी होती है। तो इसी वजह से जो हमारी आइज़ होती है उसकी रेंज होती है कि वो 25 सेंटीमीटर टू इन्फिनिटी देख सकती है, ठीक है। तो लीस्ट डिस्टेंस जो हम जितना वो पास तक हम देख सकते हैं, मतलब 25 से पहले अगर मैं कुछ भी रखूँगी तो मुझे ब्लर दिखेगा, ठीक है, मतलब मैं कंफर्टेबली उसको नहीं देख सकूँगी, ठीक है। तो जो अगर मैं 25 सेंटीमीटर पे रखूँगी तो इट विल बी वेरी कंफर्टेबल फॉर मी कि मैं उसको ईजिली देख पाऊँ, ठीक है। उसी को बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, और मैं दूसरा नाम होता है उसका नियर पॉइंट ऑफ द आई। तो अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज द नियर पॉइंट ऑफ आई, सो इट विल बी 25 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर नेक्स्ट होता है कि हम दूर की चीज़ें कितनी कंफर्टेबली देख सकते हैं, उसको बोलते हैं फार पॉइंट ऑफ द आई विच इज़ इन्फिनिटी। सो आवर आईज हैज़ द एबिलिटी टू लुक इन द रेंज ऑफ 25 सेंटीमीटर टू इन्फिनिटी, ओके। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाई डू वी हैव टू आईज, हमारे पास दो आँखें क्यों होती हैं। सो नंबर वन इज़, इसके बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं हमारे पास। एक आँख भी तो हो सकती थी ना, दो आँखें क्यों होती है? तो सबसे नंबर वन रीज़न तो यही है कि इसका हमें क्या मिलता है? वाइड व्यू मिलता है, वाइड फील्ड ऑफ व्यू मिलता है, इससे वाइड फील्ड ऑफ व्यू मिलता है हमें मैक्सिमम। तो हमारी जो एक आँख की टेंडेंसी होती है, एक आँख से सिर्फ वन आई से हम सिर्फ 150 डिग्रीज ही देख सकते हैं, बट विद टू आईज वी कैन सी 180 डिग्रीज ऑफ व्यू हम दोनों आँखों से देख सकते हैं, ठीक है। तो आपने कभी देखा होगा कि एनिमल्स में क्या होता है, एनिमल्स हमारी जो बेसिकली ह्यूमंस में आइज़ जो होती है फ्रंट पोजीशन पे होती है, बट एनिमल्स में जो होती है वो आइज़ जो होती है वो हेड के साइड में होती है, जिससे क्या होता है उनको 360 डिग्री व्यू मिलता है, बट वी हैव ओनली 180 डिग्री ऑफ व्यू। और इसकी क्या एक और होती है, एक और इसका क्या फ़ायदा हो सकता है कि हमारी जो एक आँख से ना हमें फेंट दिखता है, थोड़ा फेंट चीज़ें भी हमें एक आँख से हमें थोड़ा फेंट दिखता है, तो दोनों आँखों की वजह से जो है वो फेंट नहीं दिखता, बहुत ज़्यादा क्लियरली दिखता है,
ठीक है। थर्ड ये होता है कि थर्ड एडवांटेज ये होता है कि जैसे जो हमारी अगर आप एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो, अगर आप एक आंख बंद करोगे तो वी विल सी इन ओनली 2D, 2 डायमेंशंस ओनली, बट व्हेन वी ओपन आवर 2 आइज तो हमें 3D में दिखता है कम्प्लीटली, 3D में हमें कम्प्लीटली दिख सकता है। ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज डिफेक्ट्स ऑफ विजन। डिफेक्ट्स ऑफ विजन क्या होते हैं? अब हमारे पास, आपने देखा होगा आपके आसपास लोग चश्मा पहनते हैं, उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके आंखों में कुछ ना कुछ डिफेक्ट्स होते तभी उनको चश्मा पहनना पड़ता है, उनको ठीक से नहीं दिखता। तो सबसे पहले प्रॉब्लम है हमारी मायोपिया। मायोपिया का दूसरा नाम होता है नियर साइटेडनेस। अब इसका मतलब क्या होता है मायोपिया का कि कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। उसमें क्या होता है कि पर्सन पास की चीज़ें तो उसको ठीक दिखती है, बट उसको दूर की चीज़ें, बट कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। उसको पास की चीज़ें तो क्लियरली दिख रही है, मतलब उसके पास में जो चीज़ रखी है वो उसको क्लियरली दिख रही है, बुक वगैरह ही और शी कैन रीड वेरी क्लियरली, बट उसको दूर की चीज़ें नहीं दिखती। ठीक है, दूर की चीज़ें उसको नहीं दिखती, इसीलिए इस प्रॉब्लम का नाम है नियर साइटेडनेस। तो एक बार इस डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखेंगे। ये होता है फार पॉइंट ऑफ द मायोपिक आई। जो एक नॉर्मल आई होती है उसका डायग्राम कुछ इस तरीके से होता है कि यहाँ पे कुछ रखा हुआ है, यहाँ पे कुछ रखा हुआ है, एंड यहाँ पे ये हमारा आई लेंस हो गया, यहाँ पे ऐसे ये करेंगी एंड यहाँ पे हमारी रेटिना पे इमेज बन जाएंगी। ठीक है, बट मायोपिक आई कुछ इस तरीके से होती है, उसका यहाँ पे पॉइंट ही नहीं बनता एंड रेज विल कम पैरेलली इनटू दी आई। ठीक है, एंड फिर हम इसको करेक्शन इसका कैसे कर सकते हैं? बाय यूजिंग दी कॉनकेव लेंस। अगर मैं यहाँ पे कॉनकेव लेंस यूज़ कर लूँ मायोपिक आई से, जो भी पर्सन सफ़र कर रहा है वो कॉनकेव लेंस का अगर स्पेक्टिकल्स यूज़ कर ले तो उसकी जो है विजन करेक्ट हो सकती है एंड ही और शी कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स वेरी क्लियरली। ओके, सो अब ठीक है, ऐसे होता है और ये चीज़ करके हम ठीक भी कर सकते हैं, बट इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, ये होता क्यों है? तो नंबर 1 कॉज इसका ये हो सकता है कि एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस। एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस मीन जो ये हमारा आई लेंस होता है इसका कर्वेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, इसका कर्वेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है। सेकेंड, एलोंगेशन ऑफ द आई बॉल। जो आई बॉल होती है वो एलोंगेट हो जाती है, बड़ी हो जाती है। ठीक है, ये 2 मेन इसके कॉजेज़ है जिसकी वजह से मायोपिया किसी भी पर्सन को होता है। ठीक है, लेट्स मूव टू नेक्स्ट डिफेक्ट ऑफ विजन। सो द नेक्स्ट इज हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया का दूसरा नाम है फार साइटेडनेस। अब इसमें क्या होता है, ये बिल्कुल ऑपोजिट होता है मायोपिया का। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, पर्सन कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, वो कह रहे हैं कि कोई भी पर्सन डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स तो उसको साफ दिखते हैं, बट दूर की चीज़ें उसको साफ दिखती है, बट उसको पास की चीज़ें क्लियरली नहीं दिखती। उसको मतलब वो नियर बाय, उसके पास अगर मान लो कोई स्टूडेंट है वो बुक पढ़ रहा है, उसको नहीं क्लियरली दिखेगा, मतलब और उसको पास का दिख रहा है, मतलब उसका जो फार्दर, मतलब उसको 25 सेंटीमीटर से वो दूर रखेगा ना अगर, तो उसको क्लियरली दिखेगा। जितना पास वो रखेगा उसको नहीं क्लियरली दिखेगा। फार्दर पॉइंट जो होता है उसका अवे फ्रॉम द नॉर्मल नियर पॉइंट, मतलब 25 से ज़्यादा अगर कहीं रखेगा, मान लो उसने 30 पे रखा, 35 पे रखा, 40 पे रखा, डिपेंडिंग अपॉन द पावर कितना प्रॉब्लम है, डिपेंडिंग अपॉन दैट उसका जो है जो नियर पॉइंट होगा वो शिफ्ट हो जाएगा 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा किसी पॉइंट पे। ठीक है, अब देखो ये है नियर पॉइंट ऑफ द हाइपरमेट्रोपिक आई। कुछ इस तरीके से होता है नॉर्मल जो होता है, एंड हाइपरमेट्रोपिक आई कुछ इस तरीके से हो जाती है। एंड अब इसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं? इसको हमें ठीक करने के लिए वी कैन यूज कॉन्वेक्स लेंस। अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम हाइपरमेट्रोपिक कैन यूज कन्वेक्स लेंस एज अ स्पेक्टिकल्स एंड करेक्ट हिज और हर विजन। वो इस विजन को अपनी ठीक कर सकते हैं बाय यूजिंग कन्वेक्स लेंस। ओके, सो अब इसके कॉजेस क्या है? ठीक है, हो गया हाइपरमेट्रोपिया, हो गया, उसको ठीक भी कर लिया हमने। अब इसके कॉजेस क्या हो सकते हैं? तो फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज टू लॉन्ग। फोकल लेंथ जो हो जाती है आई लेंस की वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है,
एंड सेकेंड पॉइंट है कि आई बॉल जो होता है वो बहुत छोटा हो जाता है। आई बॉल जो होता है ना, आई बॉल हमने पढ़ा था फ्रॉम दी इन द फर्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। तो होता है क्या, आई बॉल जो होता है वो बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है। ओके, सो नेक्स्ट डिफेक्ट है हमारा प्रेसबायोपिया। अब ये क्या होता है, ये बेसिकली ये किसी भी फोकल लेंथ या आई बॉल उस वजह से नहीं होता है, ये बेसिकली एजिंग की वजह से होता है। व्हेन वी एज, जब हमारी एज बढ़ जाती है तो उस वजह से ये वाला डिफेक्ट हमें होता है। ठीक है, प्रेसबायोपिया। तो ये इसमें क्या होता है, बेसिकली पावर ऑफ अकोमोडेशन जो होता है हमारा, पावर ऑफ अकोमोडेशन हमने पढ़ा था 25 सेंटीमीटर टू इन्फिनिटी। 25 सेंटीमीटर इज द नियर पॉइंट ऑफ द आई, इन्फिनिटी इज द फार पॉइंट ऑफ द आई। तो जो वो पावर ऑफ अकोमोडेशन की रेंज होती है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है एजिंग के साथ। जैसे जैसे एज बढ़ती है, बाय द एज वी रीच 60 और 55, 50 और अबव डैट ऑल्सो, तो पावर ऑफ अकोमोडेशन डिक्रीज हो जाती है। क्यों डिक्रीज होती है, हमारी जो सिलरी मसल्स होती है, जो बेसिक हमारा काम करती है फोकल लेंथ को इंक्रीज और डिक्रीज करने का, जिसकी वजह से लाइट एंटर करती है, तो जो सिलरी मसल्स होती है वो वीक हो जाती है। तो नियर पॉइंट जो होता है बेसिकली वो रिसीड हो जाता है दूर की तरफ। ठीक है, नियर पॉइंट जो होता है वो रिसीड हो जाता है। और कभी कभी तो क्या होता है, प्रेसबायोपिया में किसी भी पर्सन को दोनों ही दिक्कत हो जाती है, दोनों ही प्रॉब्लम, बायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों हो जाता है। ठीक है, तो अब इसको भी हम कैसे ठीक कर सकते हैं, इसके लिए हमें बायफोकल लेंसेज यूज़ करने होते हैं। आपने कभी नोटिस किया होगा बायफोकल लेंसेज एज ए पर्सन पीपल यूज़ करते हैं, ऐसे तरीके का लेंस होता है। तो जो इसका लोअर पोर्शन जो होता है ऐसे ऐसे होता है, लोअर पोर्शन जो होता है वहाँ पे बेसिकली कन्वेक्स लेंस होता है, और जो अपर पोर्शन होता है वहाँ पे कॉनकेव लेंस होता है। मतलब अगर पर्सन को मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों हो गया, तो अब दोनों हो गया, उसको तो दोनों ही तरीके के लेंस चाहिए होंगे ना उसको अपनी विजन को करेक्ट करने के लिए। तो कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस दोनों ही यूज़ करते हैं। एंड जो नीचे की तरफ होता है वो कॉन्वेक्स लेंस होता है, और ऊपर की तरफ कॉनकेव लेंस ऐसे यूज़ करते हैं। तो इन्हीं लेंस को बोलते हैं बायफोकल लेंसेस। ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। ठीक है, सबसे पहले तो रिफ्रैक्शन क्या होता है, व्हाट इज द फिनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन। जैसे रिफ्लेक्शन होता है वैसे एक दूसरा फिनोमेना होता है लाइट का जिसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट। जब भी लाइट बेंड होती है, व्हेन इट्स मीडियम चेंजेस, जैसे ही मीडियम चेंज हो जाता है, जैसे ही मीडियम चेंज होता है, तो जैसे ही लाइट बेंड होती है उसी को बोलते हैं हम रिफ्रैक्शन। तो मीडियम कैसे चेंज होता है, जैसे पहले थी लाइट एयर में, एयर से लाइट वाटर में चली गई, या हम बोल सकते हैं वाटर से लाइट बाहर एयर में आ गई, या बोल सकते हैं हम कि ग्लास से एयर टू पहले ग्लास गई, फिर ग्लास टू अगेन एयर आई। तो जैसे ये मीडियम चेंज हो रहा है ना, क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि इनका डिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन मीडियम्स का अलग है। जैसे मीडियम चेंज होता है तो लाइट की जो डायरेक्शन होती है वो थोड़ी सी बेंड हो जाती है, उसी फिनोमिना को बोलते हैं हम रिफ्रैक्शन। तो अब हम ये वाला जो फिनोमिना रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो है ये हम प्रिज्म में पढ़ेंगे। तो प्रिज्म आपने देखा होगा एक 3D स्ट्रक्चर होता है, ग्लास का बना होता है। ठीक है, तो अब इसके अंदर हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को पढ़ेंगे। तो जैसे ये PQ है, PQ जो है ये एक लाइट रे जा रही थी जिसका नाम था PQ। यहाँ पे ये पॉइंट है E, तो यहाँ पे ये एयर में थी, अभी जो ये PQ रे है ये एयर में थी, तो ये यहाँ से गई और ये एंटर करी इस प्रिज्म के अंदर, और ये प्रिज्म के अंदर एंटर करी एंड इट बेंडेड, है ना। वैसे जानी कैसे चाहिए थी, ऐसे सीधी जानी चाहिए थी, बट हुआ क्या, ये थोड़ी सी बेंड हो गई। तो बेंड हो गई तो क्या हो गया, EF में बेंड हो गई, इसी को बोलते हैं हम रिफ्रैक्टेड रे। दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे। देन अगेन ये यहाँ पे ग्लास में आई, इसका मीडियम चेंज हुआ, राइट, फिर ये ग्लास से अगेन एयर में आई। ठीक है, अब EF जो थी हमारी इमर्जेंट रे थी, ये दोबारा से इसका मीडियम चेंज हुआ एंड ये EF जो थी बाहर आके FS हो गई। FS इज आर इमर्जेंट रे। ओके,
सो यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली मीडियम चेंज हो रहा है। पहले एयर था, एयर से ग्लास हुआ, ग्लास से दोबारा एयर हुआ। तो पहले ये इंसिडेंट रे थी, इंसिडेंट रे से ये वाली EF जो थी ये इमर्जेंट रे हो गई, इमर्जेंट रे दोबारा जो थी FS बन गई, विच इज हाँ, EF इज द रिफ्रैक्टेड रे, देन FS इज द इमर्जेंट रे। ओके, देन ओके, सो यहाँ पे हमारे कुछ एंगल्स हैं, जैसे मैं बोल सकती हूँ जैसे ये एंगल A है, ये वाला, दिस इज आर एंगल ऑफ प्रिज्म, एंड दिस इज आर, जैसे ये वाली जो थी ये इंसिडेंट रे थी, तो ये क्या हो गया I, तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, अब यहाँ से जब ये रे इधर आई, जब ग्लास प्रिज्म के अंदर एंटर हुई, तो ये क्या बन गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, क्योंकि यहीं पे तो रिफ्रैक्शन हुआ ना, यहीं पे मीडियम चेंज हुआ, एयर टू ग्लास में गई है ना, मीडियम चेंज हुआ, तो जो ये है ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। ठीक है, फिर अगेन क्या हुआ, ये बाहर गई, एंगल ऑफ, हाँ, तो एंगल ऑफ ये जो थी ये वाला जो हो गया एंगल ऑफ इमर्जेंस हो गया। ठीक है, एंड दिस विल बी आर, जैसे ये वाली रे को अगर मैंने ऐसे आगे एक्सटेंड कर दिया और ये वाली रे को ऐसे आगे एक्सटेंड कर दिया, तो दिस विल बी आर एंगल ऑफ डेविएशन। सो दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव्स दैट कि जब भी मीडियम चेंज होता है तो रिफ्रैक्शन हैपन्स। ठीक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम। ओके, so let's move forward. Okay, so now dispersion of white light by a glass prism. Okay, एक ग्लास प्रिज्म होता है, उससे वाइट लाइट कैसे डिस्पर्स होती है। सबसे पहले हमें ये समझना है कि वाइट लाइट क्या होती है। व्हाट इज वाइट लाइट? जो सनलाइट होती है उसको हम बोल सकते हैं कि वो वाइट लाइट है। वाइट लाइट है मतलब उसकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स है ना, मतलब वो वाइट लाइट बनती किससे है। ठीक है, अब इसमें अंदर हम बेसिकली वो देखेंगे। तो जैसे ही मान लो ये है वाइट लाइट एंटर हुई, ठीक है, इस प्रिज्म के अंदर वाइट लाइट एंटर हुई, अगेन थ्रू रिफ्रैक्शन ये जो वाइट लाइट है ये स्प्लिट हो जाएगी इनटू इट्स 7 कॉन्स्टिट्यूएंट्स कलर्स। इसके कंपोनेंट कलर्स में ये स्प्लिट हो जाएगी, विच इज वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इसका एक्रोनिम क्या हो जाता है? विबग्योर। विबग्योर इसका एक्रोनिम हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? बेसिकली इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। बैंड ऑफ द कलर्ड कंपोनेंट्स ऑफ अ लाइट बीम इज कॉल्ड इट्स स्पेक्ट्रम। ओके, ठीक है, फिर अब हम जैसे मैं देख रही हूँ कि वाइट लाइट जब स्प्लिट हो रही है, तो मैं देख रही हूँ कि सबसे कम एंगल पे मेरा कौन सा कलर स्प्लिट हो रहा है? रेड, राइट। एंड सबसे ज़्यादा कौन सा कलर स्प्लिट हो रहा है? वायलेट। रेड कलर बेंड्स दी लीस्ट एंड वायलेट कलर बेंड्स दी मोस्ट। रेड कलर जो होता है सबसे कम बेंड होता है, एंड वायलेट कलर जो होता है सबसे ज़्यादा बेंड होता है। दैट्स वाई जो रेड कलर होता है वो सारे इमरजेंसी साइंस वगैरह में यूज़ होता है, क्योंकि वो उसकी स्कैटरिंग, उसका डिस्पर्जन सबसे कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज स्प्लिट। ये डिस्पर्जन की डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। स्प्लिटिंग ऑफ द लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्जन। तो लाइट, वाइट लाइट जब डिस्पर्स हो जाती है तो उसी को हम बोलते हैं डिस्पर्स हो जाती है अपने ही कंपोनेंट कलर्स में, तो उसको बोलते हैं हम डिस्पर्जन। सो दिस इज अ डायग्राम। ओके, सो नेक्स्ट इज रिकॉम्बिनेशन ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट। अब ये क्या टॉपिक है? ये था कि जब न्यूटन ने, आइजैक न्यूटन ने क्या किया कि उसने ना देखा कि एक प्रिज्म रखा उन्होंने, एंड उन्होंने वाइट लाइट को यहाँ पे डिस्पर्स करवाया एक प्रिज्म में। ठीक है, अब डिस्पर्स करवाया तो वो 7 कलर्स में स्प्लिट हो गई। तो वो देखना चाहते थे कि क्या ये 7 कलर्स ही होते हैं, इसके अलावा कोई और कलर्स में नहीं स्प्लिट होती। तो उन्होंने क्या किया, एक पहले तो स्ट्रेट एकदम सीधा वाला प्रिज्म रखा, वाइट लाइट को यहाँ पे डिस्पर्स करवाया, 7 कलर्स में वो स्प्लिट हो गई। ठीक है, 7 कलर्स में जब स्प्लिट हो गई तो उन्होंने यहाँ पे अगेन उल्टा प्रिज्म लगा दिया, उल्टा प्रिज्म लगाया, एंड वो 7 कलर्स को उन्होंने अगेन प्रिज्म के थ्रू जब पास करवाया तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे वाइट लाइट निकल के आ रही है ना, वाइट लाइट निकल के आ रही है। इसका मतलब उनको क्या समझ आया कि जो सनलाइट होती है, मतलब बेसिकली उन्होंने जो वाइट लाइट यहाँ पास करवाई थी वो सनलाइट थी। ठीक है, वो सनलाइट थी। तो जब इन्होंने, तो उनको यहाँ पे क्या समझ आया कि सनलाइट जो होती है वो बेसिकली किससे बनती है? विबग्योर से। मतलब सनलाइट जो होती है उसका कंपोनेंट कलर्स जो होते हैं वो 7 कलर्स होते हैं, VIBGYOR।
ओके, विप ग्योर। तो इससे उनको पता चला कि वाइट लाइट जो होती है वो मतलब उन्होंने बेसिकली रिकॉम्बिनेशन कर दिया सनलाइट को रिकॉम्बिनेशन कर दिया। दो, एक उन्होंने सीधा लगाया, स्ट्रेट लगाया, और दूसरा उन्होंने इन्वर्टेड प्रिज्म लगाया। जैसे ही उन्होंने इन्वर्टेड प्रिज्म लगाया तो उनको समझ आया कि ये तो अगेन 7 कलर्स जो है अगेन वाइट लाइट में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, तो ये न्यूटन वाज द फर्स्ट वन टू डू दैट। उन्होंने सबसे पहले ये किया था, टू डू दिस एक्सपेरिमेंट। ओके, सो नेक्स्ट, अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हमने पढ़ा, तो उसका सबसे इम्पॉर्टेंट फिनोमिना है कि रेनबो का। अब ये रेनबो जो बनता है स्काई में वो कैसे बनता है, ठीक है, और क्यों बनता है, क्या फिनोमिना है इसका, क्या इसके पीछे साइंस है रेनबो के पीछे, वो हम इसमें देखेंगे। ठीक है, तो आपने नोटिस किया होगा कि रेनबो जब भी बनता है वो बारिश के बाद बनता है। जैसे ही रेन आएगी उसी के थोड़ी देर बाद धूप आएगी तो बनता है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट तो यही इसमें इम्पॉर्टेंट है कि रेनबो हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में बनता है सन के। जहाँ पे सन होगा उसके जस्ट ऑपोजिट में बनेगा, ऑपोजिट टू दी सन बनेगा। ठीक है, अब रेनबो बनता कैसे, देखो ये वाला थोड़ा सा डायग्राम देखो, तो ये था तो ये सा सन, ठीक है, सनलाइट आ रही थी, वाइट लाइट आ रही थी सन में से। अब क्या है, बारिश आई है। ठीक है, तो अब बारिश आई है तो उसके बाद एटमॉस्फेयर में कहीं ना कहीं वाटर ड्रॉपलेट्स तो रहेंगी, वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट रहेंगी। तो जैसे ही सन से वाइट लाइट आई सन से, तो जैसे ही वो किसी भी रेन ड्रॉप में, तो जो यहाँ पे रेन ड्रॉप्स है ना, वाटर ड्रॉपलेट्स है बेसिकली, रेन ड्रॉप बोल लो या वाटर ड्रॉपलेट्स बोल लो, वाटर ड्रॉपलेट्स जो है यहाँ पे वो एज अ प्रिज्म एक्ट करती हैं, प्रिज्म की तरह एक्ट करती हैं। जैसे उसमें प्रिज्म ने क्या किया था, बेंडिंग कर दी थी लाइट की, बिकॉज मीडियम चेंज हो रहा था। सिमिलरली यहाँ पे भी जो ये रेन ड्रॉप्स है ये प्रिज्म की तरह एक्ट करेगी, और जैसे वाइट लाइट इस रेन ड्रॉप के अंदर एंटर करेगी तो रिफ्रैक्ट करेगी। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा लाइट का। रिफ्रैक्शन होगा मतलब वाइट लाइट जो है वो स्प्लिट कर जाएगी 7 कलर्स में, वाइट लाइट स्प्लिट कर जाएगी 7 कलर्स में। ठीक है, सबसे पहले रिफ्रैक्शन होगा, देखो यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है ना, ये वाइट लाइट एंटर हुई, ये वाइट लाइट एंटर हुई और यहाँ पे 7 कलर्स में स्प्लिट हो गई। ठीक है, अब रेन ड्रॉप के अंदर ही ये अगेन रिफ्लेक्शन करेगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा 7 के 7 कलर्स का। ठीक है, जो भी स्प्लिट हुए हैं वो इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, एंड देन अगेन रिफ्लेक्ट होके ये फिर रेन ड्रॉप के ये वाले सरफेस पे स्ट्राइक होंगे, एंड देन अगेन रिफ्रैक्ट होंगे। तो हम बोल सकते हैं कि सबसे पहले रेनबो का फिनोमिना होने के लिए, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो होने में सबसे पहले रिफ्रैक्शन होता है, देन रिफ्लेक्शन होता है, देन अगेन रिफ्रैक्शन होता है। तो हम बोल सकते हैं कि 2 बार रिफ्रैक्शन होता है, एक बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है लाइट का, एंड दिस इज हाउ ऐसे हमें रेनबो दिखता है 7 कलर्स में। पहले अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग, वाइट लाइट आई, पहले रिफ्रैक्शन हुआ, फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, फिर रिफ्रैक्शन हुआ। ठीक है, क्लियर है। तो ये हो गया, इस तरीके से हमारा रेनबो जो बनता है स्काई में। एंड इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात कि रेनबो हमेशा ऑपोजिट टू द डायरेक्शन, जहाँ पे भी सन होगा उसके जस्ट ऑपोजिट बनेगा। रीजन बीइंग क्लियर है कि सन अगर यहाँ पे है तो रेनबो सामने ही बनेगा ना उसके, तभी तो वो सामने से सनलाइट आएगी एंड वाटर ड्रॉपलेट्स में एंटर करेगी, एंड वाटर ड्रॉपलेट्स आर एक्टिंग एज अ प्रिज्म हेयर। जो हमने ये वाला एक्सपेरिमेंट अभी देखा, ये वाला ये प्रिज्म है, यहाँ पे इसकी वजह से इसमें रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो सिमिलरली जो ये वाटर ड्रॉपलेट्स है ये भी एज अ प्रिज्म एक्ट करेंगे। सो अभी तक आज हमने चैप्टर का ऑलमोस्ट 60% पार्ट कवर कर लिया। ह्यूमन आई हमने पढ़ लिया, प्रिज्म पढ़ लिया, डिस्पर्जन ऑफ लाइट देख लिया, रेनबो फॉर्मेशन देख लिया। कुछ पार्ट चैप्टर का रहता है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी तक आपका अगर कोई भी डाउट है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, यू विल गेट योर आंसर्स, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।